हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना एक्सरसाइज 1 का सेक्शन डी, ठीक है, जो हमारा रोटेशन वगैरह से रिलेटेड था। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर D1 से। तो D1 क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा है, आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो आप इसकी ज्योमेट्री समझिए, ये किस चीज की इक्वेशन है, एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है आपका 2, -1 और रेडियस कितना है आपका 2, ठीक है। तो भाई z माइनस 2 माइनस आयोटा, ठीक है, इज इक्वल टू 2। तो सेंटर है आपका 2, -1, 2, -1 यहां कहीं मान लिया, ठीक है, और 2 इसका रेडियस है, तो 2 रेडियस है, मतलब इस तरीके, ठीक है। ये आपका आ गया सर्कल। अब इसके लिए कहा गया मॉड z की मैक्सिमम वैल्यू। तो मॉड z की मैक्सिमम वैल्यू मतलब इस सर्कल पे z है और हमें मॉड z का मतलब हुआ ओरिजिन से, भाई z कोई भी पॉइंट हो, ठीक है, ओरिजिन से इस z की वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है। तो सर्कल से किसी पॉइंट की डिस्टेंस मैक्सिमम कितनी होती है, cp प्लस r, मिनिमम cp माइनस r, ठीक है। तो ये c है, मान लो ये p है, cp, ठीक है। रेडियस कितना है इसका, रेडियस आपका 2 यूनिट्स है। तो आप निकाल सकते हो ना, ओरिजिन और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 2, -1, है ना। तो Cp कितना है आपका, √5 है, +2 मैक्सिमम हो गया, √5 - 2 मिनिमम हो गया, ठीक है। सेम तरीके से आप जो ये D2 वाले क्वेश्चंस हैं ये भी निकाल सकते हैं आप, सर्कल के लिए ही बात की जा रही है। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज है, आप ध्यान देना कि z+3 लेस देन और इक्वल टू 3 लिखा है, मॉड ऑफ z+3 लेस देन और इक्वल टू 3 लिखा है। तो इससे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, एक बार दिखा देता हूं आपको। मॉड ऑफ z+3 लेस देन और इक्वल टू 3 मतलब -3, 0 पे सेंटर है और 3 इसका रेडियस है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ है, ये -3, 0, 3 रेडियस, ठीक है, ठीक है। फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z। तो हमें ओरिजिन से आप सोचो कि किसी पॉइंट की डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना है। तो अब z जो है वो सिर्फ सर्कल पे नहीं है, सर्कल के इंटीरियर में भी है। तो अब ओरिजिन से सोचो, ओरिजिन से मिनिमम डिस्टेंस पे क्या होगा, तो वो खुद ही होगा ना भाई, ओरिजिन से तो ये पास भी करता है, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, वो खुद ही होगी, ठीक है। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी ओरिजिन से, सर्कल या सर्कल के इंटीरियर के पॉइंट्स की 0, ठीक है। मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, हम इधर आ जाएंगे, ठीक है, मतलब वही Cp प्लस r वाली चीज। फिर z-1 की बात करी गई, z-1 मतलब बाहर चले गए, 1, 0, फिर से वही Cp प्लस r, Cp माइनस r। और z+1 की बात करी गई, तो अब ध्यान देना यहाँ -1, 0 पे कहा जा रहा है, मॉड ऑफ z+1 का मतलब हुआ किस पॉइंट से, -1, 0 से, सॉरी, ठीक है, -1, 0 से हम डिस्टेंस को मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर रहे हैं। तो मिनिमाइज करने के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं ना भाई, z जो है ये पॉइंट इटसेल्फ भी तो है, क्योंकि सर्कल का हर एक अंदर वाला पॉइंट भी आपका वैलिड है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, लेस देन और इक्वल टू 3 से क्या हो गया, पूरा रीजन z को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रीजन में तो ये पॉइंट खुद ही है। अब इस पॉइंट से आप मिनिमम डिस्टेंस पे सोचो, कोई पॉइंट तो खुद ही होगा, ठीक है भाई, अंदर का ही पॉइंट है, वो पॉइंट खुद भी वैलिड है z लेने के लिए, तो फिर डिस्टेंस कितनी हो गई, 0, ठीक है। मैक्सिमम के लिए आप उसी तरीके से आपको देख लो कि मैक्सिमम के लिए आपको कैसे जाना पड़ेगा, Cp, ठीक है, सेंटर से आप इस तक चले जाओ, यहां तक, ठीक है, और प्लस r, ठीक है। और D3 में आपका लोकस निकालना है, D3 आपका 1, z-2 आयोटा लेस देन 3। तो लोकस निकालने के लिए तो आप क्या करोगे, x प्लस आयोटा y वाले फॉर्म में बदल दो, ठीक है। तो आपने किए भी रखे हैं क्वेश्चन। तो पहले दोनों में तो कोई खास मतलब कुछ क्वेश्चन ही नहीं है पहले तो थर्ड की बात करता हूं मैं, थर्ड पार्ट में आर्गुमेंट ऑफ z-3 - 4 आयोटा इज इक्वल टू π/3। तो कैसे था, रे वाली बात थी ना ये, कि 3 आप पहले क्या करो, π/3 ये वाले एंगल की लाइन खींच दो, ये π/3 हो गया मान लो। फिर क्या करो, 3, 4 पे चले जाओ, 3, 4 मान लो कि आपका यहां आ गया सपोज 3, 4, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपका z-, ये इस तरीके का था डायरेक्शन, इस पूरे को उठा करके आप यहां प्लेस कर दो, बस यही हो गया, ठीक है।
फिर इसी तरीके से फोर्थ वाला जो है, फोर्थ वाला आपका जेड एक्स प्लस आयोटा वाई रखने वाला क्वेश्चन है। एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 आयोटा, और नीचे आपके पास क्या है, आयोटा एक्स माइनस वाई प्लस 2। ठीक है, तो अगर आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, ये देखो जरा 2 से आयोटा को मल्टीप्लाई किया, नहीं, ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ दिस होल टर्म, ऐसा बोला गया, रियल पार्ट ऑफ दिस होल टर्म इज लेस देन और इक्वल टू, अच्छा इधर भी है कुछ, लेस देन और इक्वल टू 4, इतना ही है ना, आई जेड प्लस 2 आयोटा और आई जेड प्लस 2। ठीक है, तो अब अगर आप इसका रियल पार्ट निकालने के लिए इसको थोड़ा सा ऐसे सिंप्लीफाई कर लो, x प्लस आयोटा, साथ में आपके पास आ गया y प्लस 2, ठीक, और नीचे आपके पास 2 माइनस वाई प्लस आयोटा x, तो 2 माइनस वाई माइनस आयोटा x, और यहाँ से आपका x, चलो इसी से मल्टीप्लाई करेंगे ना ऊपर नीचे, 2 माइनस वाई माइनस आयोटा x। ठीक है, इसका रियल पार्ट आपको निकालना है, तो रियल पार्ट आप इसका निकाल लीजिए। ठीक है, ओपन कर लो, रियल पार्ट मतलब जो आयोटा से फ्री है। तो रियल पार्ट के लिए आप अगर करोगे डिनोमिनेटर तो चलो ठीक है, 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ ही गया। ठीक है, और बाकी रियल पार्ट क्लब करके देख लेना एक बार को, कैलकुलेशन में नहीं कर रहा, लेस देन और इक्वल टू 4, ये आपका लोकस रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप D4 में O आपका ओरिजिन है और PQR आपका Z आयोटा Z, Z प्लस आयोटा Z इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। लोकेट द पॉइंट्स ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन इफ ट्रायंगल PQR इज 200। ट्रायंगल PQR का जो एरिया है वो 200 है, और ऐसे में हमें मॉड Z वगैरह निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं, Z आपने मान लो ऐसे मेंशन कर दिया। ठीक है, आयोटा Z के बारे में क्या बोलते थे हम, किसी चीज को आयोटा से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि वो 90 डिग्री रोटेट हो गया, तो सेम मैग्नीट्यूड के साथ हमने रोटेट करा दिया। ठीक है, ये आपका अगर Z है तो ये आपका आयोटा Z होगा। फिर हमने कहा Z प्लस आयोटा Z, तो Z प्लस आयोटा Z तो कहाँ होगा, इनके एंगल बाइसेक्टर पे ही होगा, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर है, तो ये आपका Z प्लस आयोटा Z आ गया। ठीक है, आपसे कहा गया कि इस ट्रायंगल का जो एरिया है ना, वो 200 है ना, तो आप खुद से सोचो जरा, चाहे आप इस ट्रायंगल की बात करें चाहे आप नीचे वाले ट्रायंगल की बात करें, बराबर ही आएगा। तो दिस इज मॉड Z, दिस इज अगेन मॉड Z, बीच का एंगल 90, तो हाफ मॉड Z स्क्वायर इज इक्वल टू 200। ये साइड बीच का एंगल। ठीक है, तो हाफ Z स्क्वायर इज इक्वल टू 200, Z की वैल्यू आपके पास मॉड Z की इनफैक्ट 20 के बराबर आ गई। ठीक है, फिर पूछा जा रहा है साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में तो क्या ही दिक्कत है, ये आपका 20 है, ये आपका 20 है। ठीक है, और बाकियों की अगर हम बात करें तो मतलब इसमें तो कुछ खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये भी एंगल बाइसेक्टर के अलोंग ही होगा ना, तो 20 यूनिट्स ये है, 20 यूनिट्स इधर है हमारे पास, तो Z प्लस आयोटा Z की बात करें तो वो कितना हो जाएगा हमारा, अच्छा हाँ, तो ये 20√2 हो जाएगा, है ना, ये वाला डायगोनल। तो इसका मतलब सारी साइड्स कितनी है, 20 की है। ठीक, D5 टाइप का क्वेश्चन आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी देखा हो। Z आपका T1 Z1 प्लस T2 Z2 प्लस T3 Z3 है। ठीक है, T1 प्लस T2 प्लस T3 आपका 1 है। कुछ इसी तरीके से हम इन सेंटर वाला फॉर्मूला भी प्रूव करते हैं, जैसे मान लीजिए Z2 Z3 और ये Z1, तो Z2 Z3 को अगर हम T3:T2 में डिवाइड करते हैं इंटरनली, तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, कौन सा, T3 Z3 प्लस T2 Z2 अपॉन T2 प्लस T3, ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब सोचो ये A था, ये मान लो P मिल गया, इस AP को भी हमें किसी पॉइंट ने फिर से डिवाइड किया, किस रेशियो में, देखो P के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए, P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, T3 Z3 प्लस T2 Z2 अपॉन T3 प्लस T2। ठीक है, अब AP को अगर हम किस रेशियो में डिवाइड कर दें, इधर से ले लें T3 प्लस T2 और इधर से ले लें T1, तो देखो क्या आएगा, T1 Z1 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो T3 Z3 प्लस T2 Z2 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3, और जो कि 1 के बराबर है। तो इसका मतलब ये इसी तरीके से इन सेंटर वाली चीज प्रूव करते थे ना आप, कि इन सेंटर का कोऑर्डिनेट x1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c आता है, तो ऐसे ही करते थे bs2c में, फिर ये b प्लस c/a में, वैसे यहाँ पे T3:T2 में, और फिर T3 प्लस T2:T1 में।
तो इस तरीके से आपके पास एक ऐसा ही पॉइंट मिलेगा जो कि ट्रायंगल के अंदर में ही लाई करेगा। ठीक है, फिर आप देखो D5 था ये, D6 में आपसे क्या कहा जा रहा है कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2, और ट्रायंगल की वर्टाइसेस हैं, ओरिजिन है Z1 है और Z2 है। ठीक है, इफ द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। ठीक है, तो वैसे तो आपको मैंने वो चीज़ बताई भी है ना, उसको आप डायरेक्टली यूज़ कर लीजिए यहाँ पे कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, जहाँ Z3 क्या है आपका 0 हो गया, बस प्रूव हो गया। ठीक है, सरकम सेंटर बता दिया, तो भाई सरकम सेंटर तो क्या होगा, सेंट्रॉइड ही होगा ना, तो Z0 इज नथिंग बट Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3, और यहाँ पे तो Z3 भी 0 है, तो दिस इज Z1 प्लस Z2 बाई 3। D7 पे आते हैं। D7 में हमने क्या कहा है, ठीक है, D7 में Z1 Z2 आपके रूट्स हैं, और assume that origin Z1 Z2 form an equilateral triangle, show that a square is equal to 3b। तो फिर से अभी पिछले वाले क्वेश्चन को ही रेफरेंस ले लो, अगर तो वहां पे है ना Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2, इसी सिचुएशन की बात की जा रही कि ओरिजिन Z1 और Z2 मिलके इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास Z1 प्लस Z2 की वैल्यू कितनी है, Z1 प्लस Z2 आपका -a है, और Z1 Z2 की वैल्यू आपकी b के बराबर गिवन है। तो आप इसकी वैल्यू अगर निकालोगे तो ये कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस 2b इज इक्वल टू b, सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b। बस सीधा वही एक ही फॉर्मूले का D6 में भी और D7 में भी एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, D8 में देखो Z1 और Z2 दिए गए हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 इज π/4, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द लोकस। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस हमने कर रखे थे लेंथ ऑफ आर्क के लिए, ज्योमेट्री वाले पार्ट में लेंथ ऑफ मतलब सेंटर निकालना है ना, उसका पार्ट कर लिया था हमने, रेडियस निकालना उसका पार्ट कर लिया था। तो लेंथ ऑफ आर्क में तो क्या ही दिक्कत आएगी यार, रेडियस पता है, एंगल पता चली जाएगा। ठीक है, r इंटू थीटा विल बी योर लेंथ। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं D9 की। D9 में आपका आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस 6 8 आयोटा अपॉन Z प्लस 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस π/2, और सेकेंड में रियल पार्ट को भी 0 बोल दिया गया। ठीक है, शो दैट लोकस ऑफ Z in 1 and 2 lies on 1 or 2 lies on x square plus y square plus 6x minus 8y is equal to 0। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है आर्गुमेंट ऑफ समथिंग इज इक्वल टू प्लस माइनस π/2, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सीधा सीधा यही हो गया ना भाई कि आपका जो ये तो इलिप्स सर्कल का जो इक्वेशन है उसी को तो लिखा गया है कि आर्गुमेंट ऑफ, अगर हम 8 आयोटा को एक पॉइंट मान लें, एक पॉइंट मान लें -6 को, मतलब -6,0 और 0,8 को, और इन दोनों को डायमेट्रिकली एंड पॉइंट लेकर के एक सर्कल बना दें। ठीक है, तो वही ऑप्शन 1 है हमारा। ठीक है, फर्स्ट जो लिखा हुआ है वो। सेकंड वाले में ऑब्वियसली रियल पार्ट उसका 0 होना ही है, क्योंकि अगर किसी चीज का आर्गुमेंट आपका प्लस माइनस π/2 है तो उसका रियल पार्ट तो 0 होगा ही होगा यार, सिंपल सी बात है। ठीक है, कि किसी चीज का आर्गुमेंट अगर π/2 है तो ऑब्वियसली जो अंदर में लिखी गई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको, उसके रियल पार्ट को 0 होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो प्योरली इमेजिनरी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया, लोकस ऑफ Z कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाई दिस, फर्दर इफ लोकस ऑफ Z इज एक्सप्रेस्ड एज। ठीक है, तो बस वही सर्कल को ही अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये Z प्लस 3 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू R लिख दिया, तो मतलब सेंटर -3,4 हो गया, रेडियस की बात पूछी जा रही है। ठीक है, ठीक है, D10 भी आपका बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, Z बार प्लस A बार Z प्लस AZ बार प्लस B इज इक्वल टू 0, उसी से रिलेटेड है आपका डायरेक्टली। आप चाहो तो सेंटर रेडियस निकालने के लिए तो Z को x प्लस आयोटा y में भी बदल के काम चला सकते हो, नहीं करना आप सीधा जो आपको इक्वेशन में फॉर्मूला, मतलब थ्योरी में आपको फॉर्मूला बताया गया, ठीक है, इक्वेशन के साथ में कि सेंटर कैसे निकालेंगे, रेडियस कैसे निकालेंगे, वहां से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिस्कशन रहा पार्ट 1 सेक्शन डी का। पार्ट 2 सेक्शन डी के लिए अपन जाते हैं।
पार्ट 2 सेक्शन डी में देखिए आप z माइनस 5 आयोटा अपॉन z प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू 1। क्या हुआ ये? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पॉइंट्स किसका? माइनस 5 आयोटा और प्लस 5 आयोटा, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्योंकि ये वही लिखा है ना कि मॉड ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2। ठीक। D2 में देखिए, D2 में आपका z माइनस 4 का मैग्नीट्यूड इज लेस देन मॉड ऑफ z माइनस 2। ठीक है, तो आप देखो D2 में क्या लिख सकते हो, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दैट मीन्स कि आप इसको वैसे इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, मैंने ये भी चीज आपको बताई ही थी कि अगर मैं दोनों को इक्वल ले लूं, ठीक है, आप यहां से भी निकाल सकते हो। ठीक है, एक रीजन रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, आप उसके अलावा क्या कर सकते थे कि z माइनस 4 का मैग्नीट्यूड कहा गया, तो 4,0 और ये रहा आपका 2,0 मान लीजिए। ठीक है, तो ये इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो भी होगा उसके लिए तो इक्वालिटी आएगी ना कि मॉड ऑफ z माइनस 4 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 2। आप चाहते हैं कि आपका डिस्टेंस 2 से कम ज्यादा रहे और 4 से कम रहे, यही चाहिए ना आपको। तो इसका मतलब आप इधर वाले रीजन को मार्क कर लीजिए, मतलब ये x इक्वल टू 3 से राइट साइड वाला पूरा पोर्शन आपको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, D3 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ना। D4 में देखिए आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन कि रियल पार्ट ऑफ z आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 चाहिए और z प्लस 1 माइनस आयोटा इज 2। ठीक है, z प्लस 1 माइनस आयोटा मतलब सर्कल की बात कर रहे हैं जिसका सेंटर क्या है -1,1 -1,1 ये मान लो सेंटर है और रेडियस कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके का मान लिया मैंने। ठीक है, ये सर्कल हो गया। रियल पार्ट ऑफ z आप कैसा चाहते हो, 1 से ज्यादा बड़ा चाहते हो। ठीक है, ओके, तो चलो कर ही लेते हैं ना सीधा सीधा कि भाई z की जगह पे x प्लस आयोटा y अगर रख दें तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, और x आपका कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। अब जरा सोचो, अगर x ग्रेटर देन 1 हो गया तो ये तो भाई 4 से ऊपर निकल जाएगा, तो फिर कुछ जोड़ करके फिर 4 कैसे आएगा, नहीं आ सकता। इसका मतलब x को 1 ही होना पड़ेगा तभी तो ये 4 होगा, और उस समय अगर ये 0 हो जाए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मतलब दिस विल बी पॉसिबल ओनली इफ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। ठीक है, Z5 भी आप डायरेक्टली देख सकते हो, इसमें भी कुछ चीज ही नहीं है इनफैक्ट, है ना। T6 के लिए फिर से, अब ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है इसको जानने के लिए आप z की जगह पे आप रख दो एक्स वाई। ठीक है, x प्लस आयोटा वाई इनफैक्ट। D7 में देखिए ये आप इलिप्स के इंटीरियर को और बाउंड्री को रिप्रेजेंट करेगा, लिखा था हमने डायरेक्टली फॉर्मूला इसका। ठीक है, कि दो फिक्स पॉइंट्स हैं, ये फोकस हो गया 1,0 और -1,0। ठीक है, और 2a आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप D8 में, वेक्टर इज टर्न्ड काउंटर क्लॉकवाइज थ्रू एन एंगल ऑफ 180 एंड स्ट्रेच्ड 1.5 टाइम्स। क्या ही सवाल है। -4 + 5 आयोटा को 180 डिग्री टर्न करोगे तो क्या बन जाएगा, 4 - 5 आयोटा बन जाएगा, सीधी सी बात है ना। और उसको 1.5 टाइम स्ट्रेच कर दोगे, मतलब एक तरीके से 1.5 मैग्नीट्यूड बढ़ा दो, मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यही आपका आंसर है बस। ठीक, D9 में देखो, ठीक है, मतलब 180 करने की वजह से कुछ खास करना नहीं पड़ा हमें। ठीक है, अदरवाइज हम फिर रोटेशन वाला वो जो बेसिक फॉर्मूला है उस तरीके से जाते हैं। D9 में देखो, D9 में आपसे कहा जा रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपके पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं, तो Z1 + Z4 इज इक्वल टू Z2 + Z3। नहीं, हाँ, ये तो हमने अब लिखा भी था कि पैरेललोग्राम अगर है तो आपका जो मिड पॉइंट है वो सेम आएगा डायगोनल्स का, तो Z1 + Z3/2 इज इक्वल टू Z2 + Z4/2। ठीक है, D10 ये हमने क्लास ही में कर लिया है पहले ही, है ना। D11 अगर देखें तो आपके पास मॉड ऑफ Z गिवन है 2 और इक्विलेटरल ट्रायंगल इसके अंदर डिस्क्राइब करना है जिसका एक कोऑर्डिनेट दे दिया गया है 1,√3। ठीक है, तो सर्कल हमने बना दिया, इसका
एक पॉइंट 1, दे दिया इसने। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है हमें। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बनेगा, तो यहाँ से समझ सकते हो कि इस तरीके का कुछ बनेगा हमारे पास। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल अब बनाना है यार। इसी के लिए बात की जा रही है। 1, है। ठीक है, तो आप देखो कि अगर ये 60 डिग्री सिमेट्रिक टाइप का बनता है ना ये, तो ये आपका टोटल 6, अगर यहाँ पे हम कहें कि ऐसे देख लो, यहाँ पे 60, तो यहाँ पे 120, और 120 तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, ये आपका हो गया 60 डिग्री। ठीक है, ठीक है, इतनी बात। तो वैसे भी ये 2 था आपका 1, तो ये 60 डिग्री हो ही गया है ना। तो अब देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ से 60 डिग्री इधर आ जाएगा एक पॉइंट, तो ये 1, हो जाएगा। फिर आप इधर उठा लोगे, कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना था, आप आसानी से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपने बनाए ही होंगे, आप यहाँ से डायरेक्टली मार्क कर सकते हो।